नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे उस मुद्दे ने पूरी दुनिया की चेतना को झकझोर दिया है। आज हम आपसे बात करेंगे इजराइल गाजा युद्ध में हर रोज सैकड़ों की संख्या में मारे जा रहे गाजा के नागरिकों, पुरुषों, औरतें और बच्चों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जैसी जैसी तस्वीरें गाजा से बच्चों की आ रही हैं, अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। बिहार की एक महिला पत्रकार ने अपने फेसबुक पर एक ऐसे दृश्य के फोटो का या पोस्ट को शेयर किया कि जिसे आप देखेंगे तो पूरी मानवीयता के या मानव इतिहास के, मानव सभ्यता के विकास पर फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उस वीडियो में यह है कि एक छोटा बच्चा, गाजा का बच्चा, अपने से भी छोटे बच्चे को, संभवतः अपने भाई या बहन को जो गोद में है, उसको लेकर एक पहाड़ के पीछे, छोटे से पहाड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है और उसके बगल के सड़क से इजरायली टैंक गुजर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय कि एक प्रोफेसर, लिंग्विस्टिक्स की प्रोफेसर ने कल दिवाली के मौके पर फिलिस्तीन में मारे जा रहे, गाजा में मारे गए नादान बच्चों को याद करते हुए उन्होंने दिवाली के मौके पर उन बच्चों की स्मृति में एक दिया जलाया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम देखेंगे कि इजराइल गाजा के बीच चल रहे युद्ध ने दरअसल पूरी दुनिया के विकास में जो चेतना की भूमिका होती है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप कितने प्रगतिशील हैं, आप कितने विकासशील हैं, यह मायने नहीं रखता जब आपके भीतर इंसानों के लिए या इंसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कोई आग नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इजराइल गाजा के बीच जो युद्ध की शुरुआत है वो 1948 या कहें कि प्रथम विश्व युद्ध से ही चली आ रही है, लेकिन उसका विकराल रूप जो सामने देखने को मिल रहा है वो पहले 70 के दशक में दिखा था और वह दोबारा फिर से दिख रहा था। हाल में ही इजराइल गाजा के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, दरअसल वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के उस हमले के बाद शुरू हुआ। जो गाजा की पार्टी है हमास ने इजराइल के एक हिस्से में मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसमें करीब 1000 से ऊपर इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और करीब 200 से अधिक, बहुत सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 300 से अधिक हॉस्टेजेस को यानी इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद से ही वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो फार राइट यानी चरमपंथी या कहें इजरायली कट्टरपंथी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा किया और पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर चुनौती दी कि जब तक वो गाजा से हमास को मटिया मेट नहीं कर देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, वो उनका हमला गाजा पर नहीं रुकेगा, इजराइल का हमला गाजा पर नहीं रुकेगा। 7 अक्टूबर के अगले दिन से जो इजराइल का हमला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। उसमें न केवल हमास के सैनिक मारे जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि हमास के कितने सैनिक मारे जा रहे हैं इसकी कोई भी रिपोर्ट, न तो पुख्ता रिपोर्ट, न तो इजराइल के पास है, न ही गाजा से ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। लेकिन 10,000 से अधिक सिविलियन यानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, उनकी नृशंस हत्याएं हो चुकी हैं। इसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया देख रही है। आप अगर विश्व के सूत्रों से यानी विश्व में जितने भी चैनल हैं उनके हवालों से भी आप खबर की तफ्तीश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल इजराइल जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के खिलाफ लड़ने के नाम पर
हमास से लड़ने के नाम पर, हमास के हमले के खिलाफ हमले करने के नाम पर जो इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, उसकी मंशा दरअसल वो थी ही नहीं। आप वीडियो में अल जजीरा या अन्य बहुत सारे चैनलों ने रिपोर्ट किया कि एक सी के किनारे कुछ इजरायली सैनिक समुद्र से उतर गए और उन्होंने वहां पर अपने देश इजराइल का झंडा लहराया, इजराइल का गीत गाया। जब यह वीडियो वायरल हो गया और यह पूरी दुनिया की मीडिया के सामने आया, मीडिया के सामने रखा गया, तब इजराइल के आईडीएफ ने वहाँ के डिफेंस फोर्सेस को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सफाई देनी पड़ी कि उस घटना में शामिल इजरायली अफसरों से रिपोर्ट तलब किया गया है, उनसे सफाई मांगी गई है। जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 के हमले हुए, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही चंद दिनों के बाद ही सीधे अपना समर्थन इजराइल को दे दिया। लेकिन इससे जब वैश्विक राजनीति में हंगामा मच गया, हलचल मच गया, तो उनके मंत्रालय ने, मोदी सरकार के मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने तुरंत अपने सेक्रेटरी से यह बयान दिलवाया कि भारत फिलिस्तीन के संप्रभुता को मानता है और फिलिस्तीनी संप्रभुता के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे आज़ादी के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी तक हमारे रिश्ते फिलिस्तीन के साथ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल का जो हमला है गाज़ा पर, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, वह आनुपातिक नहीं है, वह एक दुश्मनी के भाव से किया गया युद्ध है। बल्कि ऐसा लगता है कि इजराइल भले ही हमास को ख़त्म करने की बात कर रहा हो, लेकिन इजराइल पूरे गाज़ा के लोगों को मारकर ख़त्म कर देना चाहता है और वहाँ की ज़मीन को कब्ज़ा कर लेना चाहता है। हालांकि भारत की स्थिति को देखेंगे डिप्लोमेसी के मामले में, कूटनीति के मामले में, तो बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 16 अक्टूबर 2023 को जैसे ही इजराइल और गाज़ा के बीच भयावह युद्ध की शुरुआत हुई, उसके अगले सप्ताह ही 16 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री मणिशंकर अय्यर, बसपा के सांसद दानिश अली, केसी त्यागी जो जदयू से सांसद रहे हैं, और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, सांसद जावेद अली खान समेत कुल लगभग 15 नेताओं ने फिलिस्तीनी एम्बेसी के साथ अपना समर्थन जाहिर किया। इतना ही नहीं, यह युद्ध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। अमेरिका के पूरा सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज सड़कों पे आ गया है, बल्कि जूस, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों, यूरोप में रह रहे हों, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, वो पूरे सड़क पे आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीज फायर की मांग कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया के किसी भी मानवीय संवेदना से भरे व्यक्ति उन तस्वीरों को, थरथराते हुए बच्चों को, कांपते हुए बच्चों को, लहूलुहान बच्चों को, पागलों की तरह मलबों में अपने परिवार के ढूंढते हुए बच्चों को तस्वीरें जब वे देखे होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। लेकिन पूरी दुनिया में की राजनीति को अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि अमेरिका जैसी सुपर पावर कहे जाने वाला देश को सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अमेरिका का हथियार इजराइल खरीदता रहे। एक तरफ अमेरिका ने पूर्ण रूप से इजरायली हमले का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ गाज़ा को एड यानी सहायता देने का नाटक भी किया। बिल्कुल ऐसा ही नाटक यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी किया। ऋषि सुनक ने जहां एक ओर इजराइल गाज़ा मसले में इजराइल का साथ दिया, वहीं गाज़ा को उन्होंने भी कुछ नागरिकों की सहायता के लिए कुछ सामग्री भेजा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है, आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने गाज़ा को कितनी तरफ से घेर रखी थी वर्षों से, कि जितने भी हेल्प के लिए, सहायता के लिए जो सामग्री गाज़ा के लोगों के लिए अमेरिका या इंग्लैंड भेजा गया, उस सामान को गाज़ा में भिजवाने के लिए अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग कर रहा था।
इंग्लैंड बेंजामिन नेतन्याहू के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक कर रहा था कि मानवीय संवेदना के खातिर उन सहायता सामग्री को गाजा के निर्दोष लोगों तक, वहां के नागरिकों तक पहुंचाया जाए। जाहिर सी बात है कि वहां पे गाजा में जाने के सिर्फ 3 प्रमुख रास्ते थे, जो 2 तरफ तो नहीं खुल पाया, लेकिन एक तरफ जो इजिप्ट के साइड में पड़ता है, उधर इजिप्ट की सरकार ने वहां पे बहुत ही देर से सड़कें बनवाना शुरू किया और सहायता सामग्री भिजवाने के लिए प्रयास किए। हालांकि इस पर रिपोर्ट अभी बहुत खुलकर नहीं आ रही है, क्योंकि गाजा में बमबारी इतनी अधिक तेजी से हो रही है, इतना अधिक हो रहा है कि आप समझ सकते हैं कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा अस्पताल ने भी काम करना बंद कर दिया है, बल्कि गाजा के कई अस्पतालों पे सीधे निशाना लगा के इजरायली सेना ने मिसाइल चला दिया है। और जब इसकी बात पूरी दुनिया के सामने उठाई गई तो बहुत सारे कट्टरपंथी विद्वानों का कहना है कि यह हमास की टैक्टिक्स रही है कि जितने भी वो टनल सुरंग उन्होंने बनाए हैं इजराइल के खिलाफ आतंकवाद करने के लिए, जितने भी सुरंगों का निर्माण उन्होंने किया था, जानबूझकर उन्होंने अस्पतालों के नीचे उन सुरंगों का निर्माण किया था। इसीलिए यह ज़रूरी था कि भले वह अस्पताल ही क्यों न हो, उसे बम बारूद से उड़ा दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतनी क्रूरता की भाषा में बात कर सकता है, उसके लिए, मानवता के लिए उनके दिल में कितनी जगह होगी। 26 अक्टूबर 2023 को जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचने लगा इजराइल गाजा के युद्ध को लेकर, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग की मांग की गई, रेजोल्यूशन लाया गया कि सीज फायर किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ट्रूस लाया जाए। लेकिन उसमें सबसे शर्म की बात यह थी कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत अपना समर्थन इजराइल को दे चुके थे, लगता है कि उसके प्रभाव में सीधे स्टैंड लेने की जगह, इजराइल के विरोध में स्टैंड लेने की जगह इंडियन एम्बेसडर बल्कि वोटिंग ही नहीं किए, उन्होंने एब्स्टेन कर लिया, उन्होंने कोई वोटिंग नहीं की। इसके बाद भारतीय नेताओं के बीच विदेशी मामलों को लेकर घमासान मच गया और सारे विपक्ष के नेताओं ने मोदी की खुलकर कड़ी शब्दों में आलोचना की। 28 अक्टूबर 2023 को मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने खुलकर लिखा, हालांकि उन्होंने खुलकर लिखा कि फर्स्ट केम ज़ायनिस्ट टेरर। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने इसी शीर्षक से आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा फर्स्ट केम ज़ायनिस्ट टेरर, कि पहले इजरायली आतंकवाद आया, ज़ायनिस्ट आतंकवाद आया। क्योंकि यूएनजीए में यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब इंडिया के एब्सटेंशन की बात उठी और हंगामा मच गया भारतीय कूटनीति विशेषज्ञों के बीच, तो भारत को यह सफाई कहीं ना कहीं पेश करनी पड़ी कि जो रेजोल्यूशन लाया गया था उसमें खुलकर हमास की आलोचना, हमास के टेररिज्म की आलोचना नहीं की गई थी, हमास के टेररिज्म का जिक्र नहीं था। लगता है इस पोजीशन को देखते ही मणिशंकर अय्यर, जो खुद ही इतने बड़े विद्वान रह चुके हैं विदेशी मामलों के, उन्होंने खुलकर वो बात लिख दी जो पूरी दुनिया में आज से नहीं बल्कि पिछले 60-70 सालों से खुलकर बड़े बड़े विद्वान, खुद जूज स्कॉलर नोम चोम्स्की जैसे स्कॉलर खुलकर लिखते आ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने जब लिखा फर्स्ट केम ज़ायनिस्ट टेरर, उसके ठीक 2 दिन बाद खुद सोनिया गांधी जी ने 30 अक्टूबर 2023 को भी उन्होंने यूएनजीए में, जो भारत ने एब्सटेंशन का पक्ष लिया था वोटिंग के मामले में, ट्रूस के मामले में, सोनिया गांधी ने भी खुलकर भारत सरकार के इस पक्ष की आलोचना की। और उसके बाद से ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया का रुख भी बदल गया, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ अपना समर्थन पेश किया था, उस दिन गोदी मीडिया में ऐसा फैलाया गया था कि जैसे लगता है कि पूरे देश में कोई भी अपना पोजीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर रखेगा, उसे देशद्रोही माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने खुलकर इजराइल की निंदा की, कांग्रेस ने खुलकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति की आलोचना की। उसके बाद से बहुत सारी पार्टियों ने खुलकर अपनी बातें रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों में जितने भी निर्णय उनके कार्यकाल में लिए गए हैं सबकी धज्जियां उड़ा दी गई और सारे में मोदी सरकार की असफलताओं को हर एक आर्टिकल दर आर्टिकल, हर आलेख दर आलेख उसे उजागर किया गया। इतना ही नहीं, इसी मोदी सरकार में जो मोदी सरकार युद्ध विराम में वोट करने के लिए इंडिया एब्सटेन कर गया, वहीं पर जब जो इजराइल गाजा के बीच में हालिया युद्ध जो चल रहे हैं, उसी वक्त इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक हिस्से में भी हमला शुरू कर दिया और वहां पे इजरायली सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी मामले में 7 नवंबर 2023 को वोटिंग हुआ यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जबकि इस वोटिंग में इंडिया ने वेस्ट बैंक में यानी कि फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल के विरोध में भारत ने वोटिंग की। आपको लग रहा होगा कि सेम मोदी सरकार जो फिलिस्तीन के एक हिस्से में एब्सटेन कर जाती है, दूसरे हिस्से में खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करती है, वोटिंग करती है, वोट का समर्थन करती है। दरअसल यह भारतीय कूटनीति की असफलता को दिखाता है कि मामला जो भी है, पूरी दुनिया में हम समझते हैं कि युद्ध एक सच है, हिंसा एक सच है, लेकिन कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है या युद्ध होता है तो युद्ध के अपने भी नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं। लेकिन हम सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल गाजा के बीच में जो चल रहा है वह कहीं से भी युद्ध नहीं है, बल्कि एक तरफा, इजराइल की तरफ से एक तरफा नरसंहार है जिस पर कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है, भारत के 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इसी में प्रियंका गांधी वाड्रा बिजी है। हालांकि जब उनसे इजराइल गाजा के मामले में पूछा गया कि क्या चल रहा है तो बहुत देर से, हालांकि बहुत देर पहले ही प्रियंका गांधी जी को भी बोलना चाहिए, वैसे कहें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष 16 अक्टूबर से ही, अन्य विपक्षी पार्टियों ने फिलिस्तीन इजराइल के मामले में अपना पक्ष एक सप्ताह बाद ही रख दिया था। फिर भी प्रियंका गांधी जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। इजराइल को सपोर्ट करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। जैसे ही ये बयान मीडिया में आया तब से गोदी मीडिया सन्नाटे में है। अब गोदी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल गाजा के युद्ध को वो भारत में चंद पैसों के लिए, चंद टीआरपी के लिए कैसे बेचें, क्योंकि हम सभी जानते हैं गाजा में जिस तरीके से इजराइल लगातार ताबड़तोड़ क्रूरतापूर्वक हमले कर रहा है वह कहीं से भी जायज़ नहीं है। आने वाली पीढ़ियां इजराइल से पूछेगी कि आप, जब आपको हमास को खत्म करना था तो क्या आपने हमास को खत्म किया, या इस तरीके से क्रूरतापूर्वक हत्या करके वहां के सिविलियंस को नृशंसतापूर्वक मार करके आपने हमास के प्रति और सहानुभूति पैदा कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक हमास के एक एक सिपाही, हमास के एक एक कार्यकर्ता, नेता को नहीं मार देंगे, सफाया नहीं कर देंगे, यह युद्ध अनवरत जारी रहेगा। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 74 साल के बेंजामिन नेतन्याहू जो सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेंगे, तो उन्हें इतिहास की तरफ एक बार मुड़कर देखना चाहिए कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उस युद्ध से हमने एक ही चीज़ सीखा है कि युद्ध किसी भी मसले का समाधान नहीं कर सकता है, बल्कि युद्ध ने और भी मानवीयता को, मानव सभ्यता को संकट में डाला है, जिससे उबरने में युद्ध अगर एक दिन का होता है तो उस संकट का समाधान को, उस एक दिन के युद्ध के संकट का समाधान 100 वर्षों में निकलता है। लेकिन जो युद्ध इतने लंबे से चला रहा है उसका समाधान कितने शताब्दियों बाद निकलेगा, इसका कोई भी अता पता नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आरोप है कि इजराइल में बहुत सारे मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में फंस गए थे और उस भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए उन्होंने इस आतंकवादी राष्ट्रवाद का सहारा लिया है और उन्होंने कहा है कि हमास की आड़ में वो एक ऐसा युद्ध इजराइल पर थोप चुके हैं, बल्कि इजराइल के भी लोग
बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू कुचल दे रहे हैं, क्योंकि आम नागरिकों को पता है ये वो नागरिक हैं, ये वो जूस हैं जिन्होंने इतिहास में देखा है, हिटलर शाही में देखा है, नाजीवाद के समय में देखा है कि युद्ध ने कभी भी कोई शांति नहीं स्थापित की है। ये वो लोग हैं इजराइल में बसे हुए, ये वे जूस हैं जिनके घर से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिनके दादा परदादा की हत्या कंसंट्रेशन कैंप में, ऑश्विट्स में न की गई होगी। इसीलिए इजराइल के लोग भी, जूस भी, और इजराइल के बाहर जितने भी जूस हैं वो लोग भी खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं, उसकी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा साफ लग रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें जो भी मुसलमान विरोधी, पूरी दुनिया में मुसलमान विरोधी जितने भी पार्टियां हैं, उन्होंने बहुत दिन तक फिलिस्तीन में चल रहे इस हमले का, गाजा में चल रहे इस हमले पर अपनी चुप्पी रखी। लेकिन जब वो डिस्टर्बिंग इमेजेस, वो दुखी हृदय विदारक तस्वीरें बच्चों की जब सामने आई है, तो फ्रांस के फ्रेंच लीडर मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन समेत पूरी दुनिया के नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि यह युद्ध रुकना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। इजराइल गाजा युद्ध जल्द से जल्द रुकना चाहिए। और भी ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, विमर्श के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा शो देखते रहिए। अगर आपको मेरा शो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।